आर यू स्ट्रेस्ड अबाउट मनी? कभी आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ केयर की चिंता रहती है, बच्चों के फ्यूचर की, खुद की रिटायरमेंट की। आप अर्न कर रहे हो लेकिन एंजाइटी इस बात की रहती है कि यू आर लिविंग पे चेक टू पे चेक। बेसिकली ना, सेविंग्स इनफ नहीं हो पाती हैं। तो अगर इनमें से ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ है, देन यू नीड टू गेट अ पेन एंड पेपर, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा हाउ टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, क्योंकि मेरी लाइफ का मिशन है इन हेल्पिंग पीपल एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड इंसिडेंटली, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड एंड लाइसेंस्ड बाय सेबी टू गिव प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं इन बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। आज इस वीडियो में बनाते हैं आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान। बट सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस स्ट्रेट कर देते हैं कि इस वीडियो में क्या नहीं मिलने वाला है। तो ये वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि कैसे आप ज्यादा कमा सकते हो। तो अगर आपको लगता है आपकी सैलरी कम है, दिस वीडियो विल नॉट टीच यू हाउ टू इंक्रीज योर सैलरी। अगर आप अपनी प्रोफेशनल बिजनेस इनकम को सप्लीमेंट करना चाहते हो पर्सनल फाइनेंस हैक से या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज से, तो ये वीडियो उस बारे में नहीं है। दिस वीडियो इज अबाउट कि जो आप ऑलरेडी कमा रहे हो, वॉट एवर यू आर अर्निंग, हाउ डू यू हैव टू सेव इट, कैसे सेव करना है, कहां सेव करना है, कहां इन्वेस्ट करना है अपने गोल्स, अपनी रिस्क एपेटाइट, अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, सो दैट आपकी मनी रिलेटेड एंजाइटी खत्म हो जाए, आपके पेरेंट्स को बेटर लाइफस्टाइल मिले, आपकी चाइल्ड की अच्छी फ्यूचर प्लानिंग हो सके। बेसिकली जो हमारी जिम्मेदारियां और मेजर लाइफ गोल्स हैं, उसको करंट अर्निंग्स के साथ कैसे मीट करना है, दिस वीडियो इज अबाउट दैट। आई होप दैट हेल्प्स। अब अज्यूम करते हैं कि आप हर महीने या आपका ओवरऑल फैमिली हर महीने 1 लाख रुपए कमाती है। ये आपकी हाउस होल्ड मंथली इनकम है। इसको सबसे पहले तो ना ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं। तो देखो, 1 लाख का 50% ना आपको अपनी नीड्स में डालना है। नीड्स यानी वो खर्चे जो बहुत जरूरी है, घर का रेंट या ईएमआई, राशन, ग्रोसरीज, बिजली बिल, इंटरनेट बिल, द बेसिक्स। उस पे आपका 50,000 से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ईएमआई, रेंट, ग्रोसरी, बिल्स मिला के। इसके बाद 30,000 ना आपका वॉन्ट्स पे खर्च हो सकता है। बच्चों को आउटिंग करानी हो, खुद कहीं घूमने जाना हो, रेस्टोरेंट, मूवीज, हॉलिडे, ये सब आपको 30% यानी इस एग्जाम्पल में 30,000 के अंदर करना है। लास्टली बचा 20,000, ये आपको इन्वेस्ट करना है। आगे के वीडियो में ना हम इस 20,000 पे फोकस करेंगे। मैं कहूंगा बहुत अच्छा होगा अगर आप इस 50% ऑन नीड्स, 30% ऑन वांट्स और 20% ऑन सेविंग्स को हल्का सा मॉडिफाई कर सकें। 50% नीड्स, 25% वांट्स, 25% सेविंग्स। तो आपकी जो भी सैलरी है, आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। नोटबुक में ये फिगर बना दीजिएगा। आपकी सैलरी ना 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, ये 20% का रूल ज्यादातर लोग, 90% लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये रूल पता सबको है लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है, और यही मेरा जॉब है, आपको बेसिक्स बताना नहीं, बट आप उसे इंप्लीमेंट कैसे कर सको उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना भी। तो बहुत सिंपल तरीका है। हमेशा ना जब हमारी सैलरी आती है तो हम सबसे पहले अपने खर्चे कर देते हैं कुछ नीड्स पे, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल पे कर दो, ईएमआई पे कर दो। फिर हम अपने वांट्स पे खर्चे करते हैं, और ये दोनों खर्चे जब हो जाते हैं ना तो डिसिप्लिन मेंटेन हो नहीं पाता है। अब देखो, मैं आपको लाइफस्टाइल से, अपने वांट्स से कॉम्प्रोमाइज करने नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपको उसको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने बोल रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप चाहो तो आप नीड्स को रख सकते हो, लेकिन नेक्स्ट प्रायोरिटी ना आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एंड द लास्ट प्रायोरिटी शुड बी वांट्स। ये कैसे होगा? जब आप पहले इन्वेस्ट कर दोगे 20%, मान लेते हैं आपको 5 तारीख को सैलरी मिलती है, जो आगे हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे ना, उनमें इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटेड तरीके से 6 तारीख या मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के 10 तारीख को ही कर दीजिए। 30 तारीख तक का वेट मत करिए। इन्वेस्ट फर्स्ट, स्पेंड लेटर, ताकि अगर आपका बजट गड़बड़ाए ना तो कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टमेंट्स में से ना हो, कॉम्प्रोमाइज वांट्स में से हो, कि वांट्स में से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आपने कई बार एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जो बहुत बोरिंग लगने वाली बुक्स होती हैं, बहुत बोरिंग लगने वाले वीडियोस, पॉडकास्ट होते हैं, असली डेप्थ
उन्हीं में होती है, बिकॉज इट्स नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर आई बॉल्स। अटेंशन ग्रैब करने के लिए बने नहीं होते हैं, वो रियल इंपैक्ट के लिए बने होते हैं। इसी तरीके से इस वीडियो में जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बोरिंग साउंड कर सकती हैं, इसीलिए 90 से 95% लोग इन चीजों को करते नहीं है। वो सीधा जंप करते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट में। इंटरेस्टिंग यानी कि बेटिंग, गैम्बलिंग, क्रिप्टो, स्टॉक्स, थ्रिल, एक्साइटमेंट, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, मजा आता है इनमें। लेकिन वो सब अगर आपको करना भी है तो उसका भी एक तरीका है, लेकिन उसके पहले है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। जो बोरिंग स्टेप्स हो उन्हें आप सही क्रोनोलॉजी में कंप्लीट करें। उसमें एक पहला और बहुत जरूरी स्टेप, एंड आई कांट एम्फसाइज इनफ कि ये कितना जरूरी है और इसे कितना अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और वो है इमरजेंसी फंड। देखो, इमरजेंसी फंड ना सिर्फ पैसे सेविंग्स अकाउंट में या लिक्विड फंड में रखने की बात नहीं है। उसका लाइफ इंपैक्ट आपको तब पता चलेगा जब आप एक्चुअली इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लोगे। इमरजेंसी फंड ना आपको फ्रीडम देगा। अगर आपको जॉब आपका पसंद नहीं आ रहा, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, टू क्विट दैट जॉब, टेक अ ब्रेक। कभी अगर आप बर्नड आउट फील करोगे ना, इमरजेंसी फंड विल गिव यू दैट कुशन कि आप लीव लेके रिलैक्स कर सको। आपको मनी स्ट्रेस, एंजाइटी कम होगी। यू नो अगर अनएक्सपेक्टेड खर्चे कोई आ गए ना अचानक से, तो यू हैव सेविंग्स टू डील विद इट। आपका फोन चोरी हो गया, खराब हो गया, तो आपको दोस्त से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। ऑनलाइन ऐप से महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं लेना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट नहीं करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी फंड की वैल्यू ना आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में है। कितना इमरजेंसी फंड? आपको वो नीड्स वाला ब्रैकेट याद है ना? 1 लाख के केस में 50,000। 50,000 का अगर आप 6 to 9 months का इक्विवेलेंट इमरजेंसी फंड रखेंगे, यानी अगर 50,000 है तो आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 3 लाख से लेके 4.5-5 लाख तक का होना चाहिए। अगर आपके खर्चे घर के 50,000 हैं तो आपका ना, आप ये मान लो 4 लाख रुपए यानी 8 months के बराबर आपके घर के खर्चों का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। एंड यू विल फील सो मच बेटर, द वर्ल्ड विल लुक मोर ब्यूटिफुल, क्योंकि आप रिलैक्स्ड हो। इस पैसे को आप कहां रखोगे? आप या तो इसको एक ऑटो स्वीप वाले सेविंग्स अकाउंट में रखोगे ताकि आप जब चाहे निकालने की फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, या आप बहुत सेफ कोई लिक्विड फंड में भी रख सकते हो जहां इंस्टेंट विड्रॉल या एटलीस्ट नेक्स्ट डे विड्रॉल का ऑप्शन हो, जो मोस्ट केसेस में होता ही है। तो ये दो अच्छे ऑप्शंस हैं इमरजेंसी फंड रखने के लिए। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जिस ऑर्डर में मैं बोल रहा हूं उसी ऑर्डर में फॉलो करना है। देयर इज अ रीजन कि मैं कोई चीज पहले बोल रहा हूं और उसके बाद अगली चीज बोल रहा हूं। ये क्रोनोलॉजी फाइनेंस में बहुत जरूरी है, और जितने शुरुआती स्टेप्स है ना वो ज्यादा बोरिंग है, बाद के स्टेप्स ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वी टेंड टू स्किप। ऐसा नहीं करना है प्लीज। हाँ, अब आपकी हेल्प करने के लिए ना मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में 2 लिंक्स डाल दिए हैं। पहला लिंक आपकी हेल्प करेगा आपको यह बताने में कि आप पैसे जैसे अभी स्पेंड कर रहे हो वो सही है या नहीं। बेसिकली ये आपको एक समरी दे देगा आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स की, और ये भी बताएगा कि कहां आप गलत जा रहे हो, कहां से निकाल के आपको अपनी स्पेंडिंग्स कहां शिफ्ट करनी है। उसके बाद एक इमरजेंसी फंड कैलकुलेटर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो एग्जैक्ट आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको बता देगा कि आपको कितना इमरजेंसी फंड एफडी में रखना चाहिए। अब देखो, मैंने डिटेल्स ऑलरेडी डाली हुई है इसलिए इंस्टेंट रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन जब आप इन कैलकुलेटर्स को यूज करोगे तो एक दो एडिशनल स्टेप्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा ताकि हमारा जो एल्गो है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को, गोल्स को समझ सके। और चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, वी स्टोर योर डेटा सेफली। हम इसे किसी बाहर वाले के साथ शेयर या सेल बिल्कुल नहीं करते हैं, एंड ऑल दीज टूल्स आर एब्सोल्युटली फ्री। नेक्स्ट स्टेप इज गेटिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। आपकी कार और बाइक का मोटर इंश्योरेंस आपने डेफिनेटली लिया होगा, और ये एक आयरनी है कि लीगली वो कंपलसरी है। गाड़ी, बाइक तो हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, हमारा शरीर हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका इंश्योरेंस लेना ऑप्शनल है। बाय पर्सनल फाइनेंस के रूल्स तो ये भी कंपलसरी है, और शायद बाय लॉ भी कंपलसरी होना चाहिए। प्लीज टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस। मैं मानता हूं आप बहुत फिट हैं, आप अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ना, आपकी बिना गलती के भी आपके साथ कुछ हो सकता है। तो प्लीज गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप अकेले के लिए ले रहे हैं तो कम से कम 10 लाख का, ये अफोर्डेबल है, 1,000 रुपए महीने से भी कम में मिल जाएगा। और अगर पूरी फैमिली के लिए ले रहे हैं तो कम से कम 20 लाख का, पूरे परिवार के लिए। प्लीज टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाइएगा, वरना एनी डे इन्वेस्टमेंट्स आपको तोड़ने पड़ेंगे फॉर दिस। अगला स्टेप इज गेट अ लाइफ इंश्योरेंस ओनली। उन लोगों के लिए
जो घर के अर्निंग मेंबर्स हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ जो घर के अर्निंग मेंबर है, कितना, आपकी एनुअल इनकम का 15 to 20 टाइम्स। जैसे हमने अभी लाख रुपए महीने वाला एग्जाम्पल लिया है, यानी एनुअल इनकम हो गई 12 लाख रुपए, तो लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? जिसकी एनुअल इनकम 12 लाख है उसे कम से कम लाइफ इंश्योरेंस 2 करोड़ रुपए का लेना चाहिए। अब हम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं हमारे पास ना कोई यूलिप पॉलिसी है, कोई एलआईसी की मनी बैक पॉलिसी है, कोई एंडोमेंट पॉलिसी है। नहीं, बहुत कम है वो। आप उसका कवरेज देखना, यूलिप, एंडोमेंट, मनी बैक जैसी पॉलिसीज का, किसी का 10 लाख होगा, 15 लाख होगा, और प्रीमियम भी बहुत ज्यादा होगा, 20,000, 50,000, 80,000। सही नहीं है ये। 2 करोड़ का टर्म प्लान आपको लेना है, प्योर टर्म प्लान, और ये भी बहुत सस्ता है, 2,000 रुपए महीने में आ जाएगा। अगर आप बिलो 30 हैं, स्मोक नहीं करते हैं, ये सब है भी, तो भी 2,500 रुपीज पर मंथ में आ जाएगा। तो बहुत महंगा नहीं होता है। कई बार ना हमें गलत पॉलिसीज चिपका दी गई हैं हिस्टोरिकली। हर फैमिली में एक इंसान आता था जो सालों से हमारे घर आता था, हमें हर साल अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए महंगी महंगी पॉलिसीज चिपका देता था। अब हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम करना ही नहीं चाहते। पर ये सही नहीं है। सही इंश्योरेंस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। मैंने एक वीडियो बनाया है, कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस गाइड, इसमें फर्दर डिटेल्स के लिए ना आप उस वीडियो को देख लेना। इसके बाद एक बार ट्रैक ले लेते हैं कि हमारे पैसे अभी तक कहां गए हैं। देखो, जो 20,000 रुपए महीना आप इन्वेस्ट करने वाले थे ना, एक बार आपके इमरजेंसी फंड बन जाए तो, जब तक वो इमरजेंसी फंड नहीं बनाए, पूरे 20,000 से ना इमरजेंसी फंड ही बनाइए। उसके बाद एक बार इमरजेंसी फंड बन गया तो हेल्थ इंश्योरेंस आ गया 1,000 रुपीज अ मंथ का, और लाइफ इंश्योरेंस आ गया 2,000 का, यानी आपके 3,000 रुपए खर्च हो गए। अभी वी हैव 17,000 रिमेनिंग। इससे पहले कि अपन एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं, ये 17,000 को ना आप अपनी ईएमआईज को, लोन को प्रीपे करने में यूज करो। खास करके अगर वो एक्सपेंसिव लोन है, अगर वो होम लोन या एजुकेशन लोन के अलावा कोई पर्सनल लोन है, कोई कार लोन है, तो उसे प्रीपे करो। वो बहुत महंगा होता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड होने से रोकता है। अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। ब्रॉडली ना ये दो तरह के होते हैं, लो एंड मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स एंड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो लो और मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, ये यूजुअली या तो सीनियर सिटीजन के लिए होते हैं, या अगर आपका गोल 5 साल से पहले है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल है, तो उसके लिए होते हैं, या अगर कोई बहुत स्पेसिफिक पर्पस है जहां गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है टू इन्वेस्ट फॉर दोज गोल्स थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये भी एक यूज केस होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं। मान लीजिए 3 साल 4 साल बाद आपके घर में किसी को हायर एजुकेशन के लिए जाना है, या किसी की शादी है, उसके लिए आप सेव कर रहे हो। एफडीज आर अ ग्रेट वे टू डू इट। आप अपनी डॉटर के लिए सेव करना चाहते हो, वो अभी छोटी है, अगर आपकी डॉटर 10 साल से कम की है, प्लीज टेक दिस स्कीम फॉर हर। इसकी कंप्लीट डिटेल्स के लिए एक वीडियो भी मैंने बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। इसके बाद अगर कोई सीनियर सिटीजन है और वो एफडी से बेहतर आफ्टर टैक्स रिटर्न चाहता है, रिस्क उतना ही या एफडी से भी कम रिस्क वो लेना चाहते हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स इज अ ग्रेट ऑप्शन। अब मैंने डॉटर के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान तो आपको बताया था, व्हाट इफ यू हैव अ सन, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, और प्लीज करना, हाँ, वरना हमेशा ना लाइफ की शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल्स प्रायोरिटी ले लेते हैं। हम जो पैसा जब अपनी रिटायरमेंट के लिए जोड़ते हैं, कोई इमरजेंसी अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाता है, रिटायरमेंट फंड में से हमको पैसा निकालना पड़ता है, बुढ़ापे में बच्चों के भरोसे रहना पड़ता है कि ये हमको ठीक से रखें, विच इज डेंजरस। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके बच्चे खराब हैं, लेकिन उन पे ये बोझ क्यों डालना ना। बुढ़ापे में भी अगर आप इंडिपेंडेंट रहें तो अच्छी बात है ना। उसके लिए नेशनल पेंशन स्कीम। नाउ लोगों को ये स्कीम पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं है, आपको जब जरूरत पड़े आप निकाल नहीं सकते। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम ऐसे ही होनी चाहिए, वरना आप निकाल लोगे और रिटायरमेंट के समय आपके पास पैसे नहीं होंगे। अब हमने ना इसके लिए बहुत सारे गोल प्लानर्स बनाए हैं। तो जैसे आप, आपको स्क्रीन पे अलग अलग गोल्स दिख रहे होंगे, वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट, बहुत सारे और गोल्स हैं। ये सारे गोल्स के लिए ना आप फिनोलॉजी रेसिपी पे चले जाना, आप देख लेना कि एग्जैक्टली आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको कितना कितना पैसा कौन सी स्कीम में डालना है। ये प्लेटफॉर्म फ्री में आपको DIY, डू इट योरसेल्फ, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प कर देगा। अब हम आते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। देखो, ये हाई रिस्क हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आपका होराइजन बहुत लंबा है ना, से आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, आपका गोल काफी दूर है, 10 साल दूर है, 15 साल दूर है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स फ्रूटफुल हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स की और स्टॉक्स की। तो देखो,
जो आपके स्पेसिफिक गोल है ना, जैसे मान लो 10 साल बाद आपको कोई घर खरीदना है, अब ये गोल स्पेसिफिक भी है और दूर भी है, और आप एक रफ एस्टिमेट ले सकते हो कि वो घर कितने का आएगा। तो जो दूर के गोल्स हैं, मैं कहूंगा 10 साल या उससे ज्यादा दूर, और जिसके लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं है जो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है, तो वैसे फिक्स्ड स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स आर अ ग्रेट ऑप्शन। ऐसे गोल्स आपके 1 2 3 या उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो एक सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी ये होती है कि मान लीजिए आपके 2 गोल हैं, बच्चे की शादी और घर खरीदना है, तो आप आइडियली ना हर गोल के लिए एक एक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू कर सकते हो। ये मैं बहुत सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जैक्टली कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, या तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, एजुकेशन के लिए, आपके लिए ईजी बनाने के लिए ये बोल रहा हूं आपको। लेकिन म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स आर अ ग्रेट ऑप्शन। और अभी भी अगर हर महीने कुछ पैसा बच रहा है जिसका कोई स्पेसिफिक गोल या पर्पस नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वेल्थ क्रिएट अगर हम उससे कर सकें और हम इन द लॉन्ग रन फाइनेंशियली बेटर हो सकें, ज्यादा सिक्योर हो सकें, तो दैट्स ग्रेट। तो ऐसे वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक्स आर अ ग्रेट ऑप्शन। और क्योंकि आप सिर्फ सरप्लस इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। थोड़ा बहुत लॉस हुआ भी तो आपकी लाइफ पटरी से नहीं उतरेगी, लेकिन अगर सब अच्छा रहा तो यू कैन क्रिएट सब्सटैंशियल वेल्थ। अगर आपकी एज प्रोफाइल 45 से कम है, डिपेंडेंस नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बाकी प्लानिंग आपने कर रखी है, तभी ये आपको करना है। अब आई नो हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस कर लिए एंड इट कैन गेट कंफ्यूजिंग। तो अब ना आपके स्क्रीन पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का कंपैरिजन है, उनका रिस्क, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न, उनका टैक्सेशन, किस पर्पस के लिए वो सूटेबल है, सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। इस वीडियो को पॉज करिएगा, अपने फोन को फुल स्क्रीन करिएगा और एक स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव्ड रखिएगा। दिस विल सर्व एज अ 1 पॉइंट गो टू रेफरेंस अगर आपको आगे भी कोई कंफ्यूजन होता है तो। वेल्थ क्रिएशन के लिए आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक वी एज प्रोफेशनल्स कैन हेल्प। यू कैन चेक आउट फिनोलॉजी 30, जहां हम आपकी हेल्प करते हैं एक डाइवर्सिफाइड 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने में फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब ये शायद वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें डिस्कस करना जरूरी था बिफोर डिस्कसिंग दिस, इसलिए मुझे इसको वीडियो के एंड में रखना पड़ रहा है। देखो, बहुत सारी चीजें ना जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की वो लोगों को ऑलरेडी पता होती हैं, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाते। क्यों? ये रहे कुछ मेजर रीजंस। जब हम 20s में होते हैं ना, हमें लगता है 2 साल बाद कर लेंगे। जब हम 30s में होते हैं, एकदम से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हमारी शादी होती है, घर लेना होता है, बच्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, सेविंग्स का टाइम नहीं मिलता। हम 40s पे पहुंचते हैं तो हेल्थ केयर खर्चे, पेरेंट्स की एज हो रही रहती है, उससे रिलेटेड खर्चे होने लगते हैं। 50s तक आते आते आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी हायर एजुकेशन, उनकी शादी। 60s में मोस्ट केसेस में आपकी अर्निंग खत्म हो जाती है एंड हमारे पास बचता है रिग्रेट। तो आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आपको डिले नहीं करना है। डिले करना भी ना एक हैबिट बन सकता है एंड हम जितना सोचते हैं उससे जल्दी जिंदगी की गाड़ी दौड़ती है और हम पीछे छूट जाते हैं। इसलिए प्लीज डिले मत करना। सेकंड, हम इन्वेस्टिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन हम जैसे ही म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की तरफ जाते हैं ना, हमें बहुत मजा आने लगता है और हम हमारी गोल ओरिएंटेड बोरिंग इन्वेस्टिंग छोड़ के हम मजा, इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करने लगते हैं। फिर हम एफ&ओ करते हैं, हम इंट्राडे करते हैं, हमें लॉसेस होते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं ये सब खराब है, मैं ये करूंगा ही नहीं। या हम खुद को ज्यादा एक्सपर्ट मान के मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट महंगा है, पैसा निकाल लेता हूं, अभी मार्केट सस्ता है और डाल देता हूं। ये सबसे बचना है। डिसिप्लिन तरीके से हर महीने जो आप प्लान बनाया, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, जब आप फिनोलॉजी रेसिपी में जाओगे वहां जो आपको वो प्लेटफॉर्म बताएगा, एंड इफ यू थिंक दैट्स राइट, प्लीज फॉलो दैट प्लान। हर महीने उसको और फाइन ट्यून, या इस महीने में थोड़ा ज्यादा डाल लेता हूं, अगले महीने थोड़ा कम डाल लेता हूं, ये सब में नहीं चलना है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आई होप ये वीडियो आपको डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव और हेल्पफुल लगा होगा। अब से ना फिनोलॉजी में मैं हर हफ्ते सैटरडे को रात 8 बजे एक वीडियो लेके आऊंगा। 1 वीडियो एवरी वीक। तो हर हफ्ते हम एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रैंडम टॉपिक्स वी विल नॉट पिक। जैसे ये वीडियो से आई होप एग्जॉस्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का कंफ्यूजन सॉल्व हुआ होगा। सी यू नेक्स्ट सैटरडे एट 8 PM।
दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.